ऐसा भूल कर भी मत करना। अगर वह पुलिस के हाथ में आ गया तो फिर तुम्हारी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। पहली बात, तुम लोगों के बारे में वह कुछ जानता नहीं था, इसलिए उसके पुलिस को दिए बयान में कोई दम नहीं था। लेकिन इस बार तुम लोगों के बारे में बहुत खतरनाक बातें पुलिस को बता सकता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि वह पुलिस के हाथ में ना पड़े। अच्छा यही है कि वह यहाँ आने की गलती कर बैठे और फिर हम उसका काम तमाम कर दे। इतने बड़े बाग में एक लाश गायब कर देना मामूली बात है। तुम्हारे सब आदमी भरोसे के हैं ना, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। सब मेरे मुरीद हैं। रात को पहरे का क्या इंतजाम है? एक राइफल वाला आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, एक दूसरा राइफल वाला आदमी पिछवाड़े में है, एक राइफल वाला आदमी भीतर है और फिर मैं हूँ। आओ जरा पिछवाड़े का भी चक्कर लगाएं। चलते हैं, जरा कॉफ़ी तो ख़त्म कर लूँ। वार्तालाप बंद हो गया। उसी क्षण पिछवाड़े में चबूतरे पर टहलता हुआ आदमी रुक गया। वह चबूतरे के सिरे पर पहुंचा और नीचे टांगे लटकाकर बैठ गया। राइफल उसने अपने बगल में रख ली। उसने जेब से बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली। मैं जिस डाल पर बैठा था उस समय वह आदमी एकदम उसके नीचे था, ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। मैंने धीरे धीरे सिल्क की डोरी नीचे लटकानी आरंभ कर दी। अगले ही क्षण डोरी के सिरे पर बना फंदा उस आदमी के सिर पर था, जो सिर पर मंडराती मौत से बेखबर बड़े इत्मीनान से बीड़ी के कस लगा रहा था। फंदा सीधा उसकी गर्दन में जा पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने अपने दोनों हाथों से रस्सी ऊपर खींचनी आरंभ कर दी। फंदा उसकी गर्दन में इतनी बुरी तरह से कस गया कि उसके मुंह से हल्की सी आवाज भी नहीं निकली। कुछ क्षण वह चबूतरे और पेड़ के बीच में अधर में लटका अपना पांव हाथ झटकता रहा। फिर उसका शरीर निश्चेष्ट होकर डोरी के साथ लटक गया। मैंने डोरी को ढील देनी आरंभ कर दी। उसके पांव जमीन से लगते ही मैंने डोरी छोड़ दी। वह चबूतरे पर लौट गया। मैं जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और उसके समीप पहुंचा। उसी क्षण मुझे इमारत की बगल से अपनी और बढ़ते कदमों की आहट मिली। शायद वजाहत अली और अजित उधर आ रहे थे। बिजली की फुर्ती से मैंने चबूतरे पर पड़ी राइफल उठाकर अपने कंधे पर डाली और उस निश्चित व्यक्ति की बगलों में हाथ डालकर उसे घसीटता हुआ पेड़ों की ओर ले चला। जिस क्षण मैं पेड़ों की ओट में पहुंचा, उसी क्षण दो साया पिछवाड़े के चबूतरे पर पहुंचे। मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अजित का स्वर सुनाई दिया। वह यहीं तो था। एक अन्य झुंझलाहट भरा स्वर जो शायद वजाहत अली का था मेरे कानों में पड़ा। अभी 10 मिनट पहले मैं उसे यहाँ देखकर गया हूँ। पता नहीं कहाँ मर गया। अहमद, अहमद! प्रत्युत्तर में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोनों सायों में से एक हाथ में एक टॉर्च चमकी और चारों ओर फिरने लगी। मैं निश्चेष्ट व्यक्ति के साथ जमीन पर लेटा हुआ था। रोशनी का दायरा मेरे ऊपर से गुजर गया। फिर टॉर्च बंद हो गए। मैंने शांति की सांस ली। मेरा रिवॉल्वर वाला हाथ तनिक नीचे झुक गया। मैंने कभी रिवॉल्वर नहीं चलाई थी, इसलिए इस बात की कतई गारंटी नहीं थी कि इतने फासले से मेरी चलाई गोली उन दोनों सायों में से किसी को लगेगी, वरना मैं अजित को वहीं शूट कर देना पसंद करता। और फिर दोनों साये एक से थे। मुझे यह भी तो पता नहीं लगा रहा था कि उनमें से अजित कौन था। शायद वह भीतर पानी वानी पीने चला गया है। वजाहत अली बोला, अभी आ जाएगा। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अजित बोला, खाना खा वहम करते हो यार। तुम क्या समझते हो कि उसे विमल ने गायब कर दिया है? हो सकता है, नहीं हो सकता। अहमद मेरा सबसे ज़्यादा चौकन्ना और सबसे ज़्यादा परखा हुआ आदमी है। वह अभी यहाँ आ जाएगा। नहीं, उसके आने तक यहीं ठहरो। मैं अपनी बगल में पड़े वजाहत अली के सबसे चौकन्ने और परखे हुए आदमी की नब्ज देखी। नब्ज बहुत धीमी चल रही थी। वह मरा नहीं था, लेकिन वह काफ़ी देर तक होश में आने वाला भी नहीं था। फंदा मैं उसकी गर्दन से पहले ही ढीला कर चुका था। मैंने फंदा और ढीला करके उसकी गर्दन से निकाल लिया और उसकी राइफल को वहीं छोड़कर मैं पेड़ों के पीछे पीछे ही छाती के बल इमारत के सामने के भाग की दिशा में सरकने लगा। जब पिछवाड़े में खड़े साये मेरी दृष्टि से ओझल हो गए तो मैं उठ खड़ा हुआ और दबे पांव सामने की ओर बढ़ा। सामने के चबूतरे पर भी राइफलधारी पहरेदार मौजूद था। मैं फिर एक पेड़ पर चढ़ गया।
पहले वाली क्रिया दोहराकर बिल्कुल वही हाल मैंने सामने वाले गार्ड का भी कर दिया, लेकिन इस बार मैं उसका निश्चेष्ट शरीर ही घसीटकर पेड़ों के पीछे ले जा सका। उसकी राइफल उठाने के लिए जब मैं वापस लौटा तो उसी समय मुझे पिछवाड़े से सामने की ओर बढ़ते कदमों की आहट मिली। इमारत के सामने वाले भाग में पेड़ अपेक्षाकृत ज़्यादा फासले से आरंभ होते थे, इसलिए मेरा लपक कर उनकी ओट में पहुंच जाना संभव नहीं था। मेरी व्याकुल निगाहें चारों ओर घूम गई। इमारत का मुख्य द्वार खुला था। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। भीतर एक राइफलधारी आदमी मौजूद था, लेकिन उस समय मेरी और उसकी पीठ थी। वह हॉल कमरे के पिछले सिरे पर मौजूद था और खिड़की से बाहर झांक रहा था। साइड में ऊपरली मंजिल की ओर जाने वाली सीधी सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के नीचे मुझे एक अधखुला दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं दबे पांव उसकी ओर लपका। वहां सीढ़ियों के नीचे बना एक छोटा सा केबिन था, जिसमें बिजली के मीटर लगे हुए थे और सफाई के काम में प्रयुक्त होने वाला झाड़ू और बाल्टियां वगैरह पड़ी थी। मैं उस केबिन में घुस गया और अपने पीछे दरवाज़ा भिड़ा लिया। भीतर मौजूद गार्ड को मेरी आहट नहीं मिली थी। मैं दरवाजे की दरार में आंख लगाकर बाहर झांकता रहा। भीतर का प्रकाश खुले मुख्य द्वार से बाहर पड़ रहा था, इसलिए चबूतरे पर लावारिस पड़ी राइफल मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसी क्षण राइफल के पास अजीत और वजाहत अली प्रकट हुए। वजाहत अली ने जमीन पर पड़ी राइफल उठा ली और फिर तनिक दहशत भरे स्वर से बोला, या अल्लाह, यह क्या गोरख धंधा है। अब हामिद गायब हो गया है। वजाहत अली। अजीत तीव्र स्वर से बोला, फौरन भीतर चलो, बहुत डिंग हाँक ली तुमने। विमल ने जिस सफाई से तुम्हारे 2 कथित सबसे चौकन्ने पहरेदारों को गायब कर दिया है, उससे हम भी बाहर सुरक्षित नहीं हैं। वजाहत अली ने भी प्रतिवाद नहीं किया। उसका आत्मविश्वास पहले ही हिल चुका था। दोनों इमारत के भीतर आ गए। मुख्य द्वार मजबूती से बंद कर लिया गया, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि मैं भी भीतर था और उनसे थोड़ी ही दूर पर छुपा हुआ था। घनश्याम, अजित भीतर मौजूद गार्ड से बोला, देख लो कि सब खिड़कियां दरवाजे मजबूती से भीतर से बंद हैं। बेहतर, घनश्याम बोला, और इमारत की भीतर बाहर की सारी बत्तियां जला दो। अंधेरा हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। बेहतर। सारी बत्तियां जल गई। घनश्याम ने दोनों मंजिलों की खिड़कियां दरवाजे चेक करने आरंभ कर दिए। अजित, एकाएक मुझे पहली मंजिल से कहीं से रश्मि का स्वर सुनाई दिया। क्या हो रहा है? तुम भीतर अपने कमरे में जा और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लो। अजित कर्कश स्वर से बोला, विमल यहाँ पहुँच गया है। उसने हमारे 2 आदमियों का सफाया भी कर दिया है। रश्मि के मुंह से निकली दहशत भरी सिसकारी सारी इमारत में गूंज गई। और कमरे का दरवाज़ा किसी सूरत में मत खोलना। दरवाज़ा केवल तब खोलना जब मैं दरवाजे पर पहले 3, फिर 1 और फिर 2 दस्तक दूं। समझ गई? समझ गई। कुछ क्षण शांति रही। अब क्या इरादा है? अंत में अजित बोला, तुम ऊपर जाकर आराम करो। वजाहत अली बोला, जो हो गया मुझे उसके लिए अफसोस है, लेकिन अब मैं पूरी सख्ती से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मुझे विश्वास है विमल अब इस इमारत के भीतर कदम नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी मैं और घनश्याम सारी रात पहरा देंगे। पहली मंजिल पर जाने का केवल ये सीढ़ी ही एक रास्ता है। मैं और घनश्याम इसके दोनों सिरों पर सारी रात पहरा देंगे। तुम भी सावधान रहना। कुछ घंटों की बात है। सुबह अहमद तुम्हारी जीप ठीक करवा कर ले आएगा, तब हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। फिर विमल हमें दोबारा नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन वह मत करो, तुम ऊपर पहुँचा। अच्छा। मुझे अजीत के सीढ़ियों पर पड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सारे खिड़कियां दरवाज़ा चेक कर चुकने के बाद घनश्याम वापस आ गया। घनश्याम, वजाहत अली का स्वर सुनाई दिया, तुम यहाँ ठहरो, मैं ऊपर की मंजिल पर सीढ़ियों के दहाने पर जाता हूँ। पूरी तरह चौकस रहना। इस बार किसी प्रकार की चोट नहीं होनी चाहिए। इस बार क्या हो सकता है साहब? वह हवा थोड़ी ही है जो झरोकों से भी भीतर आ जाएगा। फिर भी होशियार रहना। आप चिंता मत कीजिए। फिर सीढ़ियों पर पड़ते भारी कदमों की आवाज़ आई। शायद वजाहत अली ऊपर जा रहा था। मैंने देखा वजाहत अली हमीद की राइफल जो उसने बाहर चबूतरे पर से उठाई थी, हॉल के बीच में रखी एक मेज पर छोड़ गया था। अवश्य उसके पास कोई और हथियार था।
राइफल की बगल में एक टॉर्च पड़ी थी जो पता नहीं वजाहत अली जानबूझकर वहाँ छोड़ गया था या अनजाने में वहाँ भूल गया था। हॉल में लगी दीवार घड़ी ने 11 बजाए। इमारत में पूर्ण निस्तब्धता थी। कभी कभी सीढ़ियों के निचले सिरे पर मौजूद घनश्याम या ऊपर के सिरे पर मौजूद वजाहत अली की आहट या कोई छोटी मोटी बातचीत की आवाज़ मुझ तक पहुंच जाती थी। मैं बड़े धैर्य से प्रतीक्षा करता रहा। 12 बज गया। मैं पहलू बदला। अब तक वे दोनों अवश्य थोड़े बहुत असावधान हो गए होंगे, और नहीं तो नींद की खुमारी ने ही उन्हें थोड़ा बहुत असावधान कर दिया होगा। 12:30 बजने को थोड़ी देर बाद मैं अपना हाथ बढ़ाकर बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया। इमारत में एकदम गहरा अंधेरा छा गया। घनश्याम, वजाहत अली का व्यग्र स्वर सुनाई दिया। क्या हुआ? बत्ती चली गई मालूम होती है साहब, घनश्याम सावधान स्वर से बोला। कोई फ्यूज उड़ गया होगा, जरा मेन स्विच देखो। माचिस, मोमबत्ती और फ्यूज वायर मेन स्विच के ऊपर ही पड़ा है। टॉर्च पता नहीं कहाँ रख बैठा हूँ। फ्यूज देखता हूँ। मैं दरवाजे की बगल में एकदम दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। घनश्याम उस ओर बढ़ रहा था। ज्यों ही उसने दरवाज़ा खोलकर भीतर कदम रखा, मैंने उसे दबोच लिया। वह मेरे ही कद का, मेरे ही जैसा हल्का फुल्का आदमी था। मैंने अपनी एक बाँह मजबूती से उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दी और दूसरे हाथ में थमी रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी से सटा दी। खबरदार, मैं उसके कान में फुफकारा। जरा भी आवाज़ निकाली तो भेजा उड़ा दूंगा। उसके मुंह से धीमी सी गों गों की आवाज़ निकली। राइफल गिरा दो। उसने आदेश का पालन किया। राइफल जमीन पर लुढ़क गई। राइफल जमीन पर गिरने की हल्की सी खटक की आवाज़ भी वजाहत अली के कानों तक पहुंची। घनश्याम, वह एकदम बोला। क्या हुआ? कहो। अनजाने में राइफल जमीन पर गिर गई थी, मैं उसके कान में बोला और गर्दन से उसकी पकड़ ढीली कर दी। कोई और शब्द मुंह से ना निकले। कुछ नहीं हुआ साहब, घनश्याम खोखले स्वर से बोला। अनजाने में राइफल जमीन से गिर गई थी। फ्यूज देखा? कहो। फ्यूज ठीक है, मैं बोला। यहाँ मोमबत्ती नहीं है, लेकिन तुमने टटोल कर देखा है, बत्ती पीछे से ही गई हुई है। उसने मेरी बात दोहरा दी। लेकिन मोमबत्ती वगैरह तो हमेशा वहीं रहती है, कहीं इधर उधर गिर गई होगी, वह मेरे निर्देश पर बोला। अंधेरे में कुछ पता नहीं लग रहा है। हॉल में बीच की मेज पर देखो, शायद वहाँ मेरी टॉर्च पड़ी हो। अच्छा जी। मैंने उसे कुछ क्षण वहीं खड़ा रहने दिया और फिर बोला। उसे कहो कि टॉर्च मेज पर नहीं है। टॉर्च मेज पर नहीं है साहब, घनश्याम बोला। पता नहीं कहाँ रख बैठा हूँ मैं। तुम कहाँ हो? नीचे सीढ़ियों के पास, मेरे निर्देश पर वह बोला। तुम ऊपर आओ, मैं नीचे आकर टॉर्च या मोमबत्ती तलाश करता हूँ। अच्छा साहब, मेरे निर्देश पर घनश्याम बोला। मैं घनश्याम से एक कदम परे हटा। रिवॉल्वर मैंने नाल की ओर से पकड़ ली और फिर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने रिवॉल्वर के दस्ते का भरपूर प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। घनश्याम के मुंह से एक हल्की सी कराह निकली और उसका शरीर हवा में लहराया। उसके धराशायी होने से पहले ही मैंने उसको थाम लिया और फिर धीरे से उसे मीटरों से परे एक कोने में लिटा दिया। मैंने उसे अच्छी तरह हिला कर देख लिया। वह पूर्णतः अचेत था। मैंने उसकी राइफल संभाली और सीढ़ियों के नीचे बने उस छोटे से कैबिन से बाहर निकला। मैंने कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदाजे से उस मेज़ की ओर बढ़ा जहां राइफल और टॉर्च पड़ी थी। मैंने टॉर्च उठाकर अपनी पॉकेट की जेब में डाल ली। मैं सीढ़ियों के समीप पहुंचा। वजाहत अली, क्या बात है? उसी क्षण ऊपर से अजित का स्वर सुनाई दिया। कुछ नहीं, वजाहत अली बोला। बत्ती चली गई है, मैं नीचे टॉर्च तलाश करने जा रहा हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ। बत्ती कैसे चली गई? अजित सतर्क स्वर से बोला। बत्ती कैसे चली जाती है? पीछे से करंट बंद हो गया होगा। और क्या, कहीं विमल ने टेलीफोन की तरफ बिजली की तारें भी तो नहीं काट दी? हो सकता है, लेकिन इससे उसे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? भीतर तो वह कदम रख नहीं सकता। फिर भी, और फिर शायद फ्यूज ही उड़ी हो। मैं टॉर्च तलाश करके अच्छी तरह देखता हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। अच्छा, अजित अनिश्चित स्वर से बोला। घनश्याम, वजाहत अली झल्लाए स्वर से बोला। कहाँ मर गया है? मैं यहाँ हूँ साहब, मैं जानबूझकर खांसता हुआ
घरघराती आवाज़ से बोला, ऊपर क्या नहीं आते हो? आया साहब। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आधे रास्ते में वजाहत अली मेरी बगल से गुजरा। निपट अंधकार में उसका मुझे पहचान पाना असंभव था। मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर सीढ़ियों के दहाने के पास मुझे एक साया दिखाई दिया। वह जरूर अजीत था, जो अभी तक अपने कमरे में नहीं गया था। घनश्याम, मेरे समीप आने की आहट पाकर वह बोला। हाँ साहब, मैं खांसता हुआ बोला। या तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है? पता नहीं साहब, लेकिन घनश्याम यह आवाज़ तुम तो खेल चौपट होने जा रहा था। अजीत शायद मेरी आवाज़ पहचान गया था। मैंने राइफल अपने हाथों से निकल जाने दी। अंधकार में अपने दोनों हाथ आगे फैलाए मैं अजीत की ओर झपटा। उसकी एक बाह मेरे हाथ में आ गई। अजीत चिल्लाया, साहब। मैं गला फाड़कर चिल्लाया, वह यहाँ है। उसने मेरी राइफल छीन ली है। वह सीढ़ियों की ओर भाग रहा है। गोली चलाइए साहब। और साथ ही मैंने अजीत की बाह खींची और उसे पूरी शक्ति से सीढ़ियों की ओर धकेल दिया। अजीत के मुंह से एक चीख निकली। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ चुका था। वह सीढ़ियों पर कलाबाजी खा गया। लकड़ी की सीढ़ियों पर उसके भारी शरीर के लुढ़कने से बहुत शोर मचा। तभी नीचे से फायर हुआ। अजीत, अजीत! पहली मंजिल के किसी कमरे में से रश्मि चिल्ला रही थी। क्या हो रहा है? अजीत के मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। साहब! मैं फिर चिल्लाया। उसे गोली लग गई मालूम होती है। और साथ ही मैंने राइफल सीढ़ियों पर लुढ़काते अजीत के पीछे उछाल दी और स्वयं दीवार की ओट में हो गया। एक और फायर हुआ। अजीत का कलाबाजियां खाता शरीर और खड़खड़ करती हुई राइफल दोनों लगभग एक साथ हॉल के फर्श से जाकर टकराए और फिर शांति छा गई। कई क्षण इमारत में मरघट का सा सन्नाटा छाया रहा। मैं नीचे आ रहा हूँ साहब, मैं चिल्लाया। मुझे भय था कि वह धोखे में मुझे भी शूट ना कर दे। मैं दो सीढ़ियाँ फांदता हुआ नीचे भागा। नीचे खूब अंधेरे में मैं सीधा वजाहत अली से जाकर टकराया। संभल के हरामजादे! वजाहत अली गरजा। माफ़ी चाहता हूँ साहब, मैं हकलाता हुआ बोला। अब मुझे मालूम था कि वजाहत अली कहाँ था। मैं 2 कदम पीछे हटा, तभी मेरे पैर राइफल से टकराए। मैंने झुककर राइफल उठा ली और फिर एक भी क्षण बर्बाद किए बिना मैंने राइफल को दोनों हाथों में पकड़कर पूरी शक्ति से लाठी की तरह वजाहत अली की दिशा में घुमा दिया। पता नहीं राइफल वजाहत अली के शरीर के कौन से भाग से टकराई। उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और फिर मुझे उसके धड़ाम से ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई। मैं कुछ क्षण प्रतीक्षा करता रहा। जब वजाहत अली की दिशा में कोई हरकत नहीं हुई तो मैंने राइफल फेंक दी। मैंने जेब से टॉर्च निकाली। टॉर्च के प्रकाश के सहारे मैं सीढ़ियों के नीचे बने केबिन पर पहुंचा और मैंने स्विच ऑन कराया। इमारत के कोने कोने में फिर प्रकाश फैल गया। मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा। सीढ़ियों के पास फर्श पर वजाहत अली और अजीत के एक दूसरे से गढ़े मुढ़े हुए पड़े हुए थे। मैंने दोनों को एक दूसरे से अलग किया। अजीत मर चुका था। वजाहत अली की दोनों गोलियां उसे लगी थी। एक छाती में घुस गई थी और दूसरी नाक और उसके आसपास के अधिकतर भाग के फरकच्चे उड़ाते हुए खोपड़ी में घुस गई थी। अजीत का खूबसूरत चेहरा उस समय खून से सना हुआ मांस का लोथड़ा बना हुआ था। इतना विभत्स दृश्य था कि मुझे उबकाई आ गई। मैंने जल्दी से उसकी ओर से निगाह फेर ली। वजाहत अली भी बेहोश पड़ा था। राइफल का कुंदा उसकी खोपड़ी से टकराया था। खोपड़ी खुल गई थी और उसमें से बुरी तरह खून बह रहा था। मैंने वजाहत अली की रिवॉल्वर और दोनों राइफलें उठा ली और सीढ़ियाँ चढ़ गया। ऊपरीली मंजिल पर 5-6 कमरे थे। पहला कमरा खुला था। दोनों राइफलें और रिवॉल्वर मैंने उस कमरे में छुपा दी। अगले 3 कमरे भी खुले थे। 5वें कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद था। जरूर उसी में रश्मि थी। मैं उस कमरे के सामने कुछ क्षण ठिठका सा खड़ा रहा। फिर मैंने दरवाजे पर पहले 3 बार, फिर 1 बार और फिर 2 बार दस्तक दी। दरवाज़ा तुरंत खुल गया। चौखट पर रश्मि दिखाई दी। हेलो डार्लिंग, मैं मुस्कुराकर बोला। लॉन्ग टाइम नो सी। शायद उसने मुझे आवाज़ से पहचाना। मेरी चश्मा रहित हिप्पी सूरत से तो वह मुझे तुरंत नहीं पहचान पाई होगी। उसके मुंह से एक भय भरी चीख निकली और उसने भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लेने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद ना हो सका। मैं अपना पाँव पहले ही दरवाजे की चौखट में फंसा चुका था।
मैंने अपना दायां हाथ उसकी छाती पर रखा और उसे जोर से पीछे को धक्का दिया। दरवाजे से उसकी पकड़ छूट गई और वह लड़खड़ाती हुई अपने संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करती हुई कई कदम पीछे हट गई। मैंने बड़े इत्मीनान से कमरे के भीतर कदम रखा और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। वह गला फाड़कर चिल्लाई, खूब चीखो, खूब चिल्लाओ। मैं शांति से बोला, अपने चाहने वालों के नाम ले लेकर उन्हें आवाज़ दो, उन्हें मदद के लिए बुलाओ, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ कोई तुम्हारी आवाज़ सुनने की स्थिति में नहीं है। वह फटी फटी आंखों से मुझे घूरती रही। उम्मीद है सुंदर नगर के फ्लैट में मेरे साथ लिया सवार बात तुम अभी भूली नहीं होगी। तुम, वह कंपित स्वर से बोली, तुम क्या चाहते हो? अजीब सवाल है, मैं बनावटी हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। तुम्हारे पास और है ही क्या? क्या आज मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा? वह चुप रही। मैं उसकी ओर बढ़ा। नहीं नहीं, वह आतंकित स्वर में चिल्लाई, मेरे पास ना आना। कमाल है, सुंदर नगर के फ्लैट में तो तुम मुझे अपने से कतई अलग नहीं करना चाहती थी। वह भयभीत सी और पीछे हटने लगी। मैंने झपट कर उसके बालों से पकड़ लिया और दूसरे हाथ का एक झन्नाटेदार थप्पड़ मैंने उसके गाल पर रसीद किया और उसके बाल छोड़ दिए। उसके मुंह से फिर एक चीख निकली और वह उलटकर पलंग पर जा गिरी। मैं इत्मीनान से चलता हुआ उसके सिर पर पहुंच गया। उठकर खड़ी हो जाओ, मैं कर्कश स्वर से बोला। वह सुबकने लगी। मैंने उसे बालों से पकड़ा और एक झटके से उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। अब वह भय और आतंक से कांप रही थी। मैंने उसके नाइट गाउन के गिराबान में हाथ डाला और उसे एक झटके से नीचे की ओर खींचा। एक चर की आवाज़ हुई। नाइट गाउन उसकी कमर से नीचे तक चीरता चला गया। उसने सिसकियां लेते हुए अपने दोनों बाहें क्रॉस की सूरत में अपने अनावृत वक्ष के इर्द गिर्द लिपटा ली। उसने सिर झुका लिया और वह पलंग की पट्टी पर अकड़ू सी बैठ गई। सीधी खड़ी हो जाओ, मैं बोला। तुम्हारा जिस्म मेरा खूब देखा भला है और ठोका बजाया हुआ है। जो चीज़ तुम पहले अपनी मर्जी से मेरे हवाले कर चुकी हो, अब उसे मुझसे छुपाने का क्या मतलब? विमल, वह रोती हुई बोली, मुझ पर रहम करो, भगवान के लिए मुझ पर और जुल्म मत ढाओ। मैं क्यों रहम करूँ तुम पर? मैं क्रूर स्वर से बोला। तुम लोगों ने रहम किया था मुझ पर। तुम लोगों ने तो मुझे फांसी पर लटकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मुझे गुमराह रखने में और पुलिस की गिरफ्त में पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल तो तुम्ही ने अदा किया था। आज तुम किस मुंह से मुझसे रहम की उम्मीद कर रही हो? माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दूँ? मैं कोई साधु सन्यासी या परम पैगंबर नहीं जो तुम्हें माफ़ कर दूँ। अपना आहित करने वालों को मैं माफ़ कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसका 10 गुना आहित करना चाहूँगा। वह फिर रोने लगी। मैंने बड़ी बेरहमी से उसकी दोनों बाहें उसके अनावृत वक्ष से अलग कर दी और कहर भरे स्वर से बोला, मेरी ओर देखो। उसने सिर उठाया। लूट का रुपया कहाँ है? मैंने सवाल किया। वह बोली नहीं। वह विचलित नेत्रों से मेरा चेहरा देखती रही। मैंने रिवॉल्वर निकाल ली और बोला, देखो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझ में ज़्यादा सब्र नहीं है। अगर जान की सलामती चाहती हो तो फ़ौरन मेरे सवाल का जवाब दो, वरना कसम है गुरु की, ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी आत्मा त्राही त्राही कर उठेगी। उसका मुंह खुला और फिर बंद हो गया। और अगर तुम यह समझ रही हो कि अजीत या वजाहत अली या उनका कोई साथी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आएगा तो यह ख्याल दिल से निकाल दो। इस वक्त कोई तुम्हारी मदद करने की स्थिति में नहीं है। बोलो, लूट का रुपया कहाँ है? रुपया यहाँ नहीं है, वह धीरे से बोली। यहाँ नहीं है? मैं संदिग्ध स्वर से बोला। तो फिर कहाँ है? रुपया दिल्ली में ही है। क्या? मैं हैरानी से बोला। मैं सच कह रही हूँ, वह बोली। डकैती के फौरन बाद ही जिस मुस्तैदी से पुलिस ने हमारी तलाश आरंभ कर दी, उसमें रुपया न केवल दिल्ली से निकाल ले जाना असंभव हो गया था, उल्टे रुपया हमें फंसा सकता था। इसलिए यही मुनासिब समझा गया था कि सारा मामला ठंडा होने तक रुपया दिल्ली में ही कहीं छुपा दिया जाए। दिल्ली में रुपया कौन सी जगह छुपाया गया है? महरौली के पास छतरपुर नाम का एक गाँव है। रुपया वहाँ ठाकुर हरफूलन सिंह के घर में छुपाया गया है। हरफूलन सिंह के घर का पता?
मुझे नहीं मालूम। मैंने घूर कर उसे देखा। भगवान कसम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठाकुर हरफूलन सिंह को छतरपुर में हर कोई जानता है। किसी से भी पूछने से उसका पता मालूम हो जाएगा। यह ठाकुर हरफूलन सिंह है कौन? अजीत का कोई रिश्तेदार है? भरोसे का आदमी है? क्या मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक सारा रुपया वह खुद ही हड़प गया हो? ऐसा नहीं हो सकता। अजीत को उस पर पूरा भरोसा है। तुमने ठाकुर हरफूलन सिंह का घर देखा है? देखा है। मैं घर का पता नहीं जानती, लेकिन रास्ता जानती हूँ। गुड, तैयार हो जाओ। तुम फौरन यहाँ से मेरे साथ चल रही हो। कहाँ? दिल्ली। रश्मि का चेहरा उतर गया। क्या हुआ? फ्यूज क्यों उड़ गया? तुम्हारे देश के कोने कोने में तलाश हो रही है। तुम्हारी वजह से मैं भी खामखा पुलिस के चक्कर में आ जाऊंगी। फिर क्या हुआ? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पुलिस वालों को भी यूं ही बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाओगी, जैसे तुमने दिल्ली में मुझे बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना। वैसे तुम इसी हाल में मेरे साथ चलना चाहो तो कम से कम मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं कमरे से बाहर निकल आया। बाहर से मैंने कमरे की चिटकनी लगा दी। अगले 10 मिनटों में मैं सारी इमारत में फिर गया। नोटों से भरे लोहे से 7 बक्से कम से कम उस इमारत के भीतर कहीं छुपाए हुए नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि रश्मि सच बोल रही थी। बाहर इतना बड़ा बाग था। बक्से उस बाग में कहीं ज़मीन में खोद कर दफन कर दिए जाए तो उन्हें तलाश करने के लिए पूरी फौज भी काफ़ी नहीं थी। मैंने नीचे हॉल का चक्कर लगाया। वजाहत अली और घनश्याम अभी भी बेहोश थे और उनके होश में आने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। बाहर बाग में बेहोश पड़े अहमद और हदीम को देखने में नहीं गया। उनकी मुझे गारंटी थी कि वे जल्दी होश में आने वाले नहीं थे। मैं वापस रश्मि के कमरे के सामने पहुंचा। मैंने चिटकिनी खोली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा भीतर से बंद था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। मैं समझ रहा था कि मैं रश्मि को काफ़ी आतंकित कर चुका था और अब वह मेरे साथ कोई चाल चलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन भूल गया था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा चालाकबाज लड़की थी। उसने खुद मुझे बताया था कि बैंक वैन डकैती की सारी स्कीम उसी की तैयार की हुई थी। मुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया था। अब तक वह या तो वहाँ से निकल कर भाग चुकी थी या निकलने की तैयारी कर चुकी थी। रश्मि, मैं चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उत्तर नदारद। मैंने दरवाजे को 2-3 तगड़े धक्के दिए। दरवाज़ा बहुत मजबूत था। मेरे सिंगल सिलेंडर की बॉडी में इतना दम नहीं था कि मैं उसको अकेले धक्कों से तोड़ पाता। बगल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं लपक कर उसमें घुस गया। मैंने कमरे के पृष्ठभाग की खिड़की खोली और बाहर झांका। वह खिड़की इमारत की साइड में खुलती थी और उस और बाहर रोशनी नहीं थी। मुझे अपनी जैकेट की जेब में पड़ी टॉर्च का ख्याल आया। मैंने टॉर्च जलाई और उसका प्रकाश बाहर रश्मि के कमरे की खिड़की की दिशा में डाला। खिड़की खुली थी। रश्मि, मैंने जोश से आवाज़ दी। प्रत्युत्तर में मुझे कहीं से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने टॉर्च का प्रकाश चारों ओर डाला। खिड़की के सामने के एक स्थान पर टॉर्च की रोशनी का दायरा खिटका। उस रोशनी में मुझे जो दृश्य दिखाई दिया उससे मेरी आंखें फैल गई। सामने एक विशाल पेड़ था जिसकी एक नाजुक सी शाखा रश्मि के कमरे की खिड़की तक पहुंची हुई थी। रश्मि भारी खतरा उठाकर उस शाखा के सहारे उस पेड़ पर चढ़ गई थी। किसी प्रकार वह नाजुक शाखा टूटने से बच गई थी और तब तक वह उसको छोड़कर एक अन्य मजबूत शाखा पर पहुंच चुकी थी और अब बड़ी दक्षता से नीचे की ओर उतर रही थी। मेरे सीढ़ियों के रास्ते इमारत से बाहर पहुंचने तक वह पेड़ से उतर कर जंगल में कहीं गायब हो सकती थी और उसके बाद मैं सारी रात भी लगा रहता तो मैं उस घने और विशाल जंगल में उसे तलाश न कर पाता, जबकि मैं जल्दी से जल्दी वहां से कूच कर जाना चाहता। रश्मि, मैं कहर भरे स्वर से बोला, मैंने तुम्हें देख लिया है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रश्मि केवल एक क्षण के लिए ठिठकी और फिर पहले से दुगनी रफ्तार से पेड़ से उतरने की कोशिश करने लगी। मैंने टॉर्च बाएं हाथ में पकड़ ली और दाएं हाथ से रिवॉल्वर निकाल ली। मैं केवल एक क्षण हिचकिचाया, फिर मैंने उसकी दिशा में रिवॉल्वर तानकर घोड़ा दबा दिया। निस्तब्ध वातावरण में गोली की आवाज़ बड़ी देर तक गूंजती रही। रश्मि के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली। मैंने उसकी पकड़ पेड़ की डाली से छूटते देखी, फिर उसका शरीर उलट गया। जमीन तक पहुंचने से पहले वह रास्ते में बड़ी जोर से एक पेड़ के तने जितनी मोटी शाखा से टकराई।
मैं कमरे से निकला और नीचे भागा। इमारत से निकलकर मैं वहां पहुंचा जहां रश्मि गिरी थी। उसके समीप पहुंचकर मैंने टॉर्च का प्रकाश उसके शरीर पर डाला। वह होश में थी और ज़मीन पर पड़ी मछली की तरह तड़प रही थी। मैंने उसके शरीर का मुआयना किया। उस समय वह एक हाई नेक का पुलोवर और बेल बॉटम पतलून पहनी हुई थी। गिरने से उसकी दोनों टांगें टूट गई थी और सिर और बाएं कंधे पर तगड़ी चोट आई थी। उसका खूबसूरत चेहरा भी काफ़ी छिल गया था। मैंने उसका सारा शरीर टटोला, लेकिन मुझे कहीं गोली लगी दिखाई नहीं दी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार रिवॉल्वर चलाई थी। अगर गोली उसे लग गई होती तो मैं इसे करिश्मा मानता। शायद गोली चलने की दहशत से ही पेड़ की शाखा से उसके हाथ छूट गए थे और वह नीचे आ गिरी थी। विमल, विमल, वह बड़ी मुश्किल से बोल पाई। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। कमाल है, मैं बोला। कहाँ तुम लोग मुझे एक फालतू सी चीज़ समझकर पुलिस के हवाले कर आए थे और कहाँ अब हर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। विमल, प्लीज़। बहरहाल जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम्हें भी अपने आप ही अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। शायद मैं अपने हाथों से तुम्हारी खूबसूरत गर्दन मरोड़ने की हिम्मत कभी न कर पाता। विमल, विमल, भगवान के लिए। मैं भगवान का एजेंट नहीं जो उसके लिए कुछ करूं। मैं उठकर खड़ा हो गया और शांत स्वर में बोला, सुबह तक तुम भगवान से अपने सलामती की डायरेक्ट प्रार्थना कर सकती हो। मैंने सुना है अमजद नाम का कोई आदमी अजीत की जीप ठीक कराने गया है। वह सुबह तक वापस लौटेगा। अगर सुबह तक तुम मर न गई हो तो वही तुम्हें अस्पताल पहुंचाएगा। या शायद वजाहत अली, अहमद, हमीद और घनश्याम में से किसी को जल्दी होश आ जाए और उनमें से कोई तुम्हारी मदद कर सके। फिलहाल तो तुम मौजूदा दर्द और तकलीफ़ के आलम में चीखो, चिल्लाओ और जानूम की आग में झुलसो। विमल, वह कतार स्वर से बोली, मुझ पर इतना जुल्म न ढाओ, मुझे इस हाल में ना छोड़ो। विमल, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। विमल, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे बहुत सेवा करूँगी। मैं तुम्हारे पाँव की जुत्ती बनकर रहूँगी। सो लॉन्ग सेट हार्ट। विमल, मुझे यूँ छोड़कर मत जाओ। यहाँ तो मैं सर्दी से ही मर जाऊँगी। कम से कम मुझे इमारत के भीतर तो पहुँचा दो। गुड बाय डियरेस्ट, मैं भावहीन स्वर से बोला। उन घड़ियों को याद करने की कोशिश करो जो तुमने सुंदर नगर के फ्लैट में मेरे साथ शावर के नीचे और बिस्तर में गुजारी। अपने उन तमाम चाहने वालों को याद करो जिनके साथ तुम हम बिस्तर हो चुकी हो और रंगरलियाँ मना चुकी हो। इससे तुम्हारा दिल बहला रहेगा और तकलीफ़ की ओर से तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा और वक्त भी जल्दी कटेगा, बशर्ते कि सवेरा होने से पहले ही तुम्हारा राम कहानी समाप्त ना हो जाए। सो लॉन्ग डार्लिंग। विमल, विमल। अपने पीछे तड़पती हुई रश्मि को छोड़कर मैं टॉर्च की रोशनी में कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गया। ट्रेन द्वारा मैं दिल्ली पहुंचा। मैं निर्विघ्न नगर में दाखिल हुआ। स्टेशन पर पुलिस की निगरानी अभी भी थी, लेकिन वह दिल्ली से बाहर जाने वालों पर केंद्रित थी। दिल्ली में प्रवेश करने वालों की और किसी का ध्यान नहीं था। मैं फतेहपुरी की एक घटिया से होटल में ठहरा। बाद में मैं DTU की एक बस पर सवार होकर महरौली पहुंचा और उसके बाद पैदल छतरपुर पहुंचा। ठाकुर हरफूल सिंह का घर तलाश करने में मुझे वाकई कोई दिक्कत नहीं हुई। वह एक मामूली सा एक मंजिला मकान था। उसकी साइड में बहुत बड़ा खलियान था और सामने खुला कंपाउंड था जिसमें एक बैलगाड़ी खड़ी थी और कुछ खेती बाड़ी का सामान और चारपाइयाँ पड़ी थी। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ठाकुर हरफूल सिंह एक लगभग 55 साल का हिष्ट पुष्ट वृद्ध था जो मकान में अपने एक नौजवान नौकर के साथ अकेला रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह ठेके का काश्त करवाता था। दिन का अधिकतर समय उसका नौकर भी खेत पर ही गुजारता था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि नौकर ठर्रा पीने का आदी था। ठाकुर को खाना वगैरह खिलाकर वह रात को 9 बजे के करीब गांव में मौजूद एक ऐसे ठिकाने पर चला जाता था जहां कच्ची शराब मिलती थी और वहां से अक्सर आधी रात को वापस लौटता था। इसका मतलब यह था कि रात के 9 बजे से लेकर आधी रात तक ठाकुर घर में अकेला रहता था। मैं वापस शहर में लौट आया। फतेहपुरी के सामने ही टैक्सी स्टैंड था। वहाँ बड़े ही संदिग्ध वातावरण में और रिपोर्ट हो जाने का काफ़ी खतरा उठाकर मैंने एक टैक्सी वाले को तैयार किया कि रात को 9 बजे वह मुझे छतरपुर ले जाए और वहाँ से जब मैं चाहूँ मुझे वापस भी लेकर आए। टैक्सी वाला तैयार हो गया।
मैंने 50 रुपये उसे तुरंत दे दिया और बाकी के 50 रुपये उसे तब देने का वादा किया जब वह मुझे छतरपुर से वापस फतेहपुरी मेरे होटल में छोड़ जाएगा। रात के 9 बजने तक मैं एक क्षण के लिए भी अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकला। ठीक 9 बजे टैक्सी वाला मुझे लेने आ गया। मैं उसके साथ छतरपुर रवाना हो गया। 10 बजे के आसपास हम छतरपुर पहुँचे। मैंने टैक्सी ठाकुर के मकान से काफ़ी परे ही छोड़ दी और पैदल आगे बढ़ा। सर्दियों की रात थी। गांव का वातावरण लगभग उजाड़ हो चुका था। रास्ते में मुझे कोई इक्का दुक्का आदमी ही मिला जिसने कि मेरी ओर कतई ध्यान नहीं दिया। मैं ठाकुर के मकान के सामने पहुंचा। वातावरण एकदम शांत था। मैंने कंपाउंड में कदम रखा। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका और फिर अपने आप शांत हो गया। मकान में भीतर बत्ती जल रही थी। शायद ठाकुर अभी सोया नहीं था। मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। कौन? तुरंत उत्तर मिला। मैं बोला। मैं कौन? मेरा नाम विमल है। मैं भोपाल से आया हूँ। मुझे अजित ने भेजा है। ठहरो, खोलता हूँ। दरवाज़ा खुला। मैंने रिवॉल्वर ठाकुर की छाती पर रख दी। ठाकुर हक्का बक्का सा मेरा मुंह देखने लगा। पीछे हटो, मैं नम्र स्वर से बोला। ठाकुर ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। मैं भीतर प्रविष्ट हुआ। मैंने पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया। घबराइए नहीं, मैं सांत्वनापूर्ण स्वर से बोला। मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। बेटा, ठाकुर कंपित स्वर से बोला, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपका कुछ मुझे चाहिए भी नहीं। लूट का माल कहाँ है? लूट का माल? हाँ, डकैती का रुपया। 7 बक्सों में बंद वह 49 लाख रुपए जो अजित ने आपको सुरक्षित रखने के लिए सौंपा है। ठाकुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मुझे सख्ती के लिए मजबूर ना कीजिए जनाब, मैं नम्र स्वर से बोला। लेकिन मैंने चारों ओर निगाह दौड़ाई। जिस कमरे में हम मौजूद थे उसके पीछे भी एक कमरा था। दाईं ओर भी आगे पीछे 2 कमरे थे। मैं आगे बढ़कर पहले पिछले कमरे में और फिर बारी बारी दाएं ओर के 2 कमरे में झांका। वे चारों ही कमरे लूट का माल छुपाने के लिए मुनासिब नहीं थे। मैं जल्दी से मकान के पिछवाड़े का भी एक चक्कर लगाया। जब मैं वापस पहले वाले कमरे में आया तो मैंने ठाकुर को एक लकड़ी का संदूक खोलकर उसमें से कुछ निकालने का उपक्रम करते हुए पाया। जो कुछ वह निकालने की कोशिश कर रहा था उसकी झलक मुझे पहले ही मिल चुकी थी। वह एक पुरानी सी बंदूक थी। क्या फ़ायदा? मैं धीरे से बोला। ठाकुर चीख कर सीधा खड़ा हो गया। बंदूक उसके हाथ से निकल गई। क्यों बुढ़ापे में अपनी जान देने पर तुले हुए हैं आप? पता नहीं बाबा आदम के ज़माने की वह बंदूक चलेगी भी या नहीं। ठाकुर ने होठों पर जुबान फेरी। रुपया खलिहान में है ना? मैंने पूछा। ठाकुर एकाएक बेहद व्याकुल दिखाई देने लगा। रुपया जरूर खलिहान में है, मैं दृढ़ स्वर से बोला, और इस बारे में आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपके इस मकान में मुझे रुपया छुपाने के लिए खलिहान से बेहतर कोई जगह दिखाई नहीं दे रही। वह चुप रहा। खलिहान में ताला लगा हुआ है? उसने जल्दी से सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। चाबी संभालिए और मेरे साथ चलिए। अनिच्छापूर्ण ही सही, लेकिन ठाकुर ने मेरे आदेश का पालन किया। मैं उसके साथ मकान से बाहर निकल आया और खलिहान की ओर बढ़ा। ठाकुर ने चाबी लगाकर खलिहान का ताला खोला। हम दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा भिड़का दिए। सौभाग्यवश खलिहान में भी बिजली का कनेक्शन था। ठाकुर ने मेरे कहे बिना ही बिजली का स्विच ऑन कर दिया। वह एक विशाल खलिहान था जो 3/4 भूसे से भरा हुआ था। मैंने चारों ओर एक सरसरी निगाह डाली और फिर वृद्ध से बोला, रुपया भूसे के नीचे दबा हुआ है? वृद्ध चुप रहा। मैंने पूछा है, रुपया भूसे के नीचे दबा हुआ है? मैंने कर्कश स्वर से बोला और मैंने रिवॉल्वर की नाल से उसकी पसलियों को टहका। हाँ, वह हकलाता हुआ बोला। हाँ, गुड। मैं बोला, भूसा हटाना शुरू करो। मैं और कौन? आगे बढ़ो। लेकिन मैं बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन दमदार बूढ़े आदमी हो। शुरू हो जा। वृद्ध ने तुरंत भूसा हटाना आरंभ कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद भूसे के नीचे दबा पहला लोहे का बक्सा दिखाई दिया। फिर अगले 5 मिनटों में 7 बक्से मेरे सामने प्रकट हो गए। मेरे नेत्र चमक उठे। मैंने देखा बक्सों के बैंक के ताले पहले ही तोड़े जा चुके थे। एक बक्सा का ताला तो मेरे सामने ही सुंदर नगर के फ्लैट के गैरेज में तोड़ा गया था। बाकी के 6 बक्सों के ताले भी वैसे ही लोहे के छड़ की सहायता से उमेट कर तोड़ दिए गए थे। मैंने बक्सों में भरे नोटों का मुआयना करना आरंभ किया।
ज्यों-ज्यों मेरी निगाह नोटों पर पड़ती गई, मेरा मन निराश से भरता गया। मैं इलाहाबाद में अकाउंटेंट की नौकरी कर चुका था। मैं उस प्रकार के नोटों को अच्छी तरह पहचानता था। वे नोट थे जो बेहद पुराने और खस्ता हो चुके थे और जिन पर यूनियन बैंक की मोहर लगी हुई थी। तकदीर की मार की जिस दिन हम लोगों ने बैंक की वैन लूटी थी, उस दिन वैन में वे नोट ढोए जा रहे थे जो रिजर्व बैंक में नष्ट करने के लिए भेजे जा रहे थे। ऐसे नोट रिजर्व बैंक में जला दिए जाते थे और उसके स्थान पर नए नोट छापने की व्यवस्था की जाती थी। ऐसे नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश करना खामखा मुसीबत को दावत देना था। अजीत वगैरह को निश्चय ही इस हकीकत की जानकारी नहीं थी। वे 1 साल बाद उन नोटों को खर्चा करना आरंभ करने का इरादा रखते थे। उस समय जब उन्हें यह मालूम होता कि उन नोटों की कीमत रद्दी कागजों जितनी भी नहीं थी तो पता नहीं उन पर क्या गुजरती। केवल एक बक्से में कुछ ऐसे नोट थे जो स्क्रैप की श्रेणी में नहीं थे। शायद उसी बक्से में से वे 1 लाख के नोट निकाले थे जो मुझे फंसाने के लिए सुंदर नगर के फ्लैट की किचन के एक ड्रम में छुपाए गए थे। उस बक्से में से 100 के नोटों की केवल 10 गड्डियाँ थीं जो मैंने अपनी जैकेट की भीतरी जेब में डाल ली। बाकी के नोटों की ओर मैंने अभी अपना हाथ बढ़ाया ही था कि मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, नेवर माइंड, बाकी हमारे लिए छोड़ दो। मैं चिहुक कर पीछे देखा। दरवाजे के पास गंजा चौधरी खड़ा था। उसकी बगल में एक सूट पहने और सिर पर फ्लैट पहने एक सूरत से ही खतरनाक लगने वाला आदमी खड़ा था। उन दोनों से थोड़ा पीछे हटकर 2 और आदमी खड़े थे। एक नरपत था तो दूसरा वह सशस्त्र गार्ड था जिसकी सूरत मुझे लॉरेंस रोड वाली इमारत के अपने जेलनुमा कमरे की गलियारे के बाहर अक्सर दिखाई देती रहती थी। चारों आदमियों के हाथों में रिवॉल्वर थी और हर रिवॉल्वर की नाल मेरी ओर थी। मैं उठकर खड़ा हो गया और हक्का बक्का सा उन लोगों का मुंह देखने लगा। पता नहीं वे लोग वहां कैसे टपक पड़े थे। चौधरी आगे बढ़ा। उसने मेरी पतलून की बेल्ट में खुशी रिवॉल्वर निकालकर अपने अधिकार में कर ली। आखिर वह रिवॉल्वर मूल रूप से थी तो उसी की। विमल, चौधरी बोला, बॉस से मिलो। मेरे होठों पर भी एक खिसियानी मुस्कुराहट आई। तुम्हें हम लोगों को यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि हम कहाँ से टपक पड़े, हट वाला बोला, है ना? सख्त हैरानी हो रही है जनाब, मैं बोला, जबकि हकीकत यह है कि तुम्हारे लॉरेंस रोड की इमारत से निकलकर भागने के पहले 24 घंटों के अतिरिक्त तुम एक क्षण के लिए भी हमारे दृष्टि से ओझल नहीं हुए थे। मैं हक्का बक्का सा उनका मुंह देखने लगा। नहीं, मैं अविश्वासपूर्ण स्वर से बोला, चौधरी तो तुमसे इतना खफा था कि तुम्हें तभी कत्ल कर देना चाहता था। हैट वाला बिना अपने कथन की मुझ पर हुई प्रतिक्रिया की ओर ध्यान देते हुए बोला, जब उसे यह मालूम हुआ था कि तुम जंतर मंतर के सामने के हिप्पियों के गेस्ट हाउस में मौजूद हो, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोका। मैंने उसे समझाया कि शायद तुमने सच ही बोला था, शायद तुम वाकई में हमें अपने साथियों से 25 लाख रुपए दिलाने की स्थिति में नहीं थे, शायद तुम वाकई अपने साथियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए थे। हमें चोट तो हो ही गई थी, भविष्य में दौलत मिलने की लालच में हम तुम्हें जेल से निकालने जैसे खतरनाक काम में हाथ डाल बैठे थे। वह पहला और आखिरी काम था जो हमने बाद में रुपया मिलने के आश्वासन पर किया था। अब चौधरी, अगर तुम्हें मार भी देता तो हमें क्या हासिल होता? कुछ भी नहीं। हासिल कुछ भी नहीं हुआ और बेवकूफ़ अलग बने। इसलिए मैंने इसे राय दी कि यह बड़े सब्र से तुम्हारी निगरानी करे। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपना हिस्सा वसूल करने की खातिर अपने साथियों की तलाश की कोशिश ज़रूर करोगे, चाहे तुम तलाश में कामयाब हो या ना हो। बहरहाल तुम कामयाब हुए और हमें सब्र का फल मिला। क्यों चौधरी? चौधरी ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। वह अभी भी खा जाने वाले निगाहों से मुझे घूर रहा था। यानी कि मैंने निरर्थक सा प्रश्न किया। मैं हर जगह हर क्षण आप लोगों की निगाहों में था? बिल्कुल, बॉस बोला। चौधरी और उसके साथी हर क्षण साये की तरह तुम्हारे पीछे लगे रहे थे। दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, भोपाल, हर जगह। क्या चौधरी? जी हाँ, चौधरी बोला। और मैं उन हरकतों की भी शहादत हूँ जो तुमने खजुराहो में मार्गरेटे नाम की उस हिप्पी छोकरी से अलग होने तक उसके साथ की। लक्की बास्टर्ड, बॉस प्रशंसापूर्ण स्वर से बोला। इलाही बाग के फार्म हाउस में जो कुछ गुजरा वह भी तुम्हें मालूम है? मैंने पूछा। तुमसे ज़्यादा मालूम है, चौधरी बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए अहमद नाम के जिस गार्ड को तुम उसकी राइफल सहित इमारत के पिछवाड़े में पेड़ों के नीचे बेहोश पड़ा छोड़ आए थे,
वह न केवल तुम्हारी उम्र से बहुत पहले होश में आ गया था, बल्कि वह इतना होशियार भी था कि पलक झपकते ही सारी स्थिति समझ गया था। वह पिछवाड़े के परनाले के पाइप के सहारे छत पर चढ़कर इमारत में पहुंचने की फिराक में था। तब मैंने उसे ठंडा किया था। अगर वह भीतर पहुंच जाता तो तुम्हारा काम तमाम करना उसके लिए मामूली सी बात थी। कमाल है, मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। ओके, एकाएक बॉस बड़े गंभीर स्वर से बोला, स्टॉप एक्सचेंजिंग नोट्स, लेट्स स्नैप आउट ऑफ इट। चौधरी, सारा माल समेटो। सारा? मैं अपने स्वर में ज़्यादा से ज़्यादा निराशा उड़ेलता हुआ बोला। मेरे लिए तो वह माल रद्दी का ढेर था। मैं तो उसे वैसे ही छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उन लोगों को अभी यह बात मालूम नहीं थी और भविष्य में भी पता नहीं मालूम होने वाली थी या भी नहीं। हाँ, बॉस क्रूर स्वर से बोला। सारा, हमने तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। तुम्हारी यही सज़ा है। लेकिन सड़प, तुम यही गनीमत समझो कि हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आप मुझे अपनी छत्र छाया में लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके आदमियों के साथ काम करूं? कभी चाहता था, अब नहीं चाहता। तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक आदमी हो। जो हाल तुमने भोपाल में अपने साथियों का किया है, उसे मुझे लगता है कि मेरे गैंग में आकर भी तुम कोई गुल खिलाए बिना नहीं रहोगे। मैं होशियार आदमी की कद्र करता हूँ, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम्हारा माल हजम करके तुम्हें वापस पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन तुम हमारे काम के आदमी नहीं हो। मैं चुप रहा। चौधरी, जल्दी करो। चौधरी और नरपत खलियान से बाहर निकल गए। जब वे वापस लौटे तो उनके साथ 2 आदमी और थे। वे अपने साथ कई उस प्रकार के बड़े बड़े कैनवास के बैग लेकर आए थे जैसे डाकखानों में डाक भरने के लिए प्रयुक्त होते थे। पलक झपकते ही बक्सों का सारा रुपया उन बैगों में भर दिया गया। अपने पीछे खाली बक्सों और भूसे से भरे खलियान के बीच में खड़े मुझे और ठाकुर हरफूसी को छोड़कर वे वहां से विदा हो गए। कुछ क्षण बाद बाहर से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा छा गया। इतनी ही देर में बुत की तरह वहां खड़ा रहा। वाहे गुरु सच्चे पातशाह। अंत में एक गहरी सांस के साथ रेमे मुंह से निकला, तेरे रंग निराले। मैंने ठाकुर हरफूलन सिंह के चेहरे पर दृष्टिपात किया। रुपया चले जाने के गम से उसकी सूरत लाश जैसी सफ़ेद हो गई थी। घबराइए नहीं जनाब, मैं बोला। अजीत मर चुका है। आपसे माल वापस मांगने के लिए कोई नहीं आने वाला, लेकिन बक्सों को ठिकाने लगाना ना भूलिएगा। मैं खलियान से बाहर निकल आया। मैंने अपने दोनों हाथ पतलून की जेबों में धंसा दिए और धीरे धीरे सीटी बजाता हुआ उस और बढ़ा जिधर मैं टैक्सी वाले को अपना इंतज़ार करने के लिए छोड़ आया था। समाप्त।